नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल का ये 7वें कक्षा है, उसका दूसरा अध्याय हिस्ट्री का हम लेकर आए हैं। पहला अध्याय हमने पढ़ लिया, दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य। यानी कि जैसे कोई भी राजा आता है तो उसका जो राज्य होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राज्य के बारे में कि कैसी वहाँ पर व्यवस्थाएं होती थी और कैसे कैसे उनमें बदलाव वगैरह भी होते रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नए राजा आता है तो वो क्या करता है, वो अपनी जो नीति होती है वो अपनाता है, राइट। जैसे आप देखते हैं तो कोई नेता भी आप कोई राजनीतिक नेता को देखते हैं तो वो क्या करता है, आते ही कुछ बदलाव करते हैं, हक नहीं। तो वैसे ही हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एनसीईआरटी की क्लास 7th को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें है कि जो 7वीं शताब्दी के बाद के जो कई राजवंशों का उदय हुआ, तो वो हम एक मानचित्र 1 है। तो वहाँ पर उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन करने वाले राजवंश हुए हैं उनको हमने वहाँ पे बताया, ठीक है। तो 7वीं से 12वीं के बीच में जितने भी राजवंश हुए उनको वहाँ पे बताया गया। कौन सा है वो मानचित्र, ये आपको मानचित्र भी बता देते हैं, ठीक है। तो इस मानचित्र को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें है गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ, राष्ट्रकूट हुआ, पाल हुआ, चोल हुआ और चाहमान, जिसे चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो कौन से हैं वो, देखिए। अब आप इसमें आप देखेंगे ये ऊपर आपको कश्मीर दिखेगा, ठीक है। ये मुल्तान के अरब आपको दिखेंगे, मंसूर के अरब दिखेंगे, इंद्रप्रस्थ आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये बीच में ये इंद्रप्रस्थ रहा। ये चाहमान हुआ, कन्नौज आपको दिख रहा होगा, तिब्बत इधर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, राइट। ये ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट ऊपर। और नेपाल आपको दिख रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए चंबल नदी वाला, ये गुर्जर प्रतिहार हुआ, ये परमार हुआ, ये चंदेल हुआ, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो राष्ट्रकूटों की बात कर लेते, इधर पहले हम पाल की बात कर लें। तो ये देखिए, ये आपको पूर्व में आपको पाल दिख रहा है। फिर यदि हम दक्षिण में जाएंगे तो आपको यहाँ पर राष्ट्रकूट मिलेगा, ठीक है। और ये पूर्वी देखिए चालुक्य भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चोल आपको लास्ट में मिलेंगे, चेर भी मिल जाएंगे और पांड्यन। चोल, चेर और ये पांडे, ये आपको नीचे नीचे यानी कि दक्षिणी भाग में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप पता रख सकते हैं कि कौन सा जो राजवंश था उनका कहाँ पर वो राज करते थे। यहाँ से इस मैप के द्वारा आप अच्छे से समझ सकेंगे, राइट। चलिए आगे हम इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अध्याय के जो अपने अभी पढ़ा उसमें अपन ने मानचित्र जो इंडिया का जो उपमहाद्वीप का मानचित्र था तो उसके ऊपर वहाँ पे अंकित किए गए हैं कि कौन से यानी कि कौन से राजवंश हुए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि उन जो नए राजवंशों का जो उदय हुआ उसके बारे में। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी कि 7वीं सदी जैसे जैसे आती गई तो उसमें क्या हुआ कि अपना जो महाद्वीप हुआ इस पर विभिन्न अलग अलग भागों के अंदर क्या हुए, बड़े बड़े भूस्वामी जिनके पास में अधिक भूमि हुई, कोई योद्धा हुए, सरदार हुए, तो उन्हीं को जो राजा क्या करते थे वो सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब उनसे उम्मीद की जाती थी उन राजाओं, उन जो सामंत होते थे, कि वे राजा स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। भाई, आपको जब राजा ने छूट दे दी है तो वो क्या करते थे, अपने आप को वहाँ पे सत्ताधारी अपने को ही मानते थे। भाई हाँ, महासामंत हम, महामंडलेश्वर है, ठीक है। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। क्या कहते थे वो जो सामंत और बड़े भूस्वामी होते थे कि उनके ऊपर जो राजा है उनका कोई अधिकार नहीं है, अभी वो स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसे वो दावा करते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इस तरह का एक उदाहरण आपको मिलेगा जो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। अब कौन से थे, जो आप मानचित्र देखेंगे तो ये इलोरा की जो गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात यानी कि जो पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। और ये राष्ट्रकूट काल की करती है। कौन सी करती है,
राष्ट्रकूट काल की। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा कि नहीं, इसकी की बात की जा रही है। आगे देखिए, तो इसमें उदाहरण है कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का था और शुरुआत में वे कहाँ पे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अभी आपने देखा था चोल, चेर, चालुक्य और पांड्य, ठीक नहीं, नीचे की तरफ, तो वो कर्नाटक की यहाँ पे बात की जा रही है। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। भाई देखिए, जो एक राष्ट्रकूट प्रधान हुआ दंती दुर्ग ने, जो चालुक्य हुए, अब राष्ट्रकूट और चालुक्यों के बीच में यहाँ पर हो रही है, तो जो चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने के से दंती दुर्ग ने मना कर दिया, तो और उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी कि शाब्दिक अर्थ में सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। किसने किया? दंती दुर्ग ने। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ऐसा उसकी मान्यता थी। अब कई उदाहरण यदि आप देखेंगे तो उद्यमी जो परिवार हुए, उनमें परिवार जो पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। कैसे? जिससे आप राजा की सेना में शामिल हो, तो वो वहाँ पर क्या करते थे, जो उद्यमी परिवारों के पुरुष होते थे वो उसका इस्तेमाल करने लगे। मिसाल के तौर पर यदि आप देखेंगे तो कदम्ब, मयूर शर्मण और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो वो क्या थे कि वो परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। किन्होंने? गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मणों ने। क्रमशः यदि आप बात करेंगे तो कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। किन्होंने? गुजर प्रतिहारों ने। ये हुआ वहाँ पर, और ये कौन थे? वो उद्यमी लोग। अब यदि बात करें हम आगे, तो राज्य में प्रशासन, कैसे प्रशासन थे उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इन नए राजाओं में से कईयों ने क्या किया? महाराजाधिराज, इसका मतलब होता है राजाओं का राजा। त्रिभुवन चक्रवर्तिनी, ये 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। भाई जो राज्य में जैसे जैसे नए आए तो वो अपने आप को महान घोषित कर दी, लेकिन इनके जो दावे हुए हैं उनके बावजूद भी अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी जो सत्ता थी उसकी साझेदारी करते थे। भाई कितने बड़े हो गए हैं तो हो गए, उसमें क्या है। अब यदि बात करें तो इन सभी जो राज्यों में उत्पादकों और किसानों, अर्थात यानी कि जो उत्पादक हुए, किसान हुए, पशुपालक हुए, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जैसे भाई आप जो किसान होते थे तो उनसे क्या फसल, पशुपालकों से दूध, दही या पशुओं को भी ले जाते थे। कारीगरों से यानी कि बेगार करवाते थे, तो कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। और भूस्वामी अभी आपको बताया कि जो भूस्वामी होते थे तो वो कौन थे? सामंत, राजाओं के, और अपने आप को वो महासामंत भी घोषित करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, ऐसी बात नहीं है, राजस्व किनसे? व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब देखिए एक बात आती है 400 कर। तो इस 400 कर के ऊपर आपको लेख लिखने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से इसको स्पष्टतः आप समझा पाएंगे कैसे। चलिए बात करते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश के अभिलेखों से, तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल वंशों के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों का लिए जो 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। देखिए तमिलनाडु की बात हो रही। और सबसे अधिक उल्लिखित कर वेट्टी कौन सा होता था? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि उनसे श्रम करवाया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर कदमाई, ठीक है। और खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अब देखिए पेड़ पर या ताड़ पर, खजूर पर आप चढ़ेंगे तो उस पर जो सीढ़ी लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी कर लगता था। व्यापारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। यदि आप व्यापारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं तो उसका भी आपको कर देना पड़ते थे। तो इस प्रकार से कितने करोगे? 400 से अधिक है वहाँ पे कर, आप समझ सकते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसी में क्या है कि ये संसाधन राजा की जो व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे,
और ऐसे ऐसे जो मंदिर हुए दुर्गों के निर्माणों में भी इनका इस्तेमाल, जो कर थे ना ये भी आपको बताए हैं तमिलनाडु में, तो उन करों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था मंदिरों और दुर्गों में। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जो लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ऐसी बात नहीं है भाई, उनको युद्धों में लड़ने पर जो संसाधन होते थे उनको युद्धों में भी काम में लिया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। भाई राजस्व कौन वसूल सकता है? जिसका डंका चलता है, ठीक है। तो प्राय वंशानुगत होती थी। अब देखिए डंका किसका चलेगा? जिसके पिताजी बड़ी जिम्मेदार या शक्तिशाली थे, तो वो बात होती है वंशानुगत। और सेना में भी ऐसा ही होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन अहोदों पर बैठते थे। भाई राजा के निकट है तो है कि नहीं? अभी भी आप देखते हैं कि कहीं यदि आपकी चलती है, आपकी जानकारी ज़्यादा है, तो आप अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं। प्रशस्तियाँ और भू अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते थे, ऐसे होते थे। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताते हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। कौन सी प्रशस्तियाँ? जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। भाई देखिए, जिन्हें यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आप मेरे अंडर काम करते हो, तो आप क्या, ये तो नहीं है कि मेरे खिलाफ आप कुछ लिख पाओगे, मेरी अच्छी अच्छी बातों को या बढ़ा चढ़ा कर उनको, ताकि राजा भी खुश रहे, राइट। अब देखिए एक उपलब्धियों की यदि बात करें तो नागभट्ट की उपलब्धियाँ अब कैसे हैं? कई शासकों ने जो प्रतिलिपियाँ हैं उसमें अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और करते ही हैं। भाई मैं मेरी बुरी चीज़ें थोड़ी बताऊंगा, कोशिश करूंगा अच्छी अच्छी बढ़ा चढ़ा कर उनको बताऊं। तो पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कक्षा 6 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप और भी पढ़ पाएंगे समुद्रगुप्त के बारे में। और संस्कृत में लिखी गई जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश आ सकता है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार दिया गया। कैसे? जैसे आंध्र सेंधव यानी कि सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। अब कैसे? देखिए आगे फिर लिखा हुआ है, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था, यानी कि उसको हराया था। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। ये एक प्रशस्ति आती है, किनकी आती है? नागभट्ट की। देखिए भाई सिंपल सी बात है, कोई भी राजा अपने बारे में बुरा नहीं लिखवा सकता। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। कैसे? जो उनके बारे में लिखते थे। तो ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृत के अंदर, थोड़ा सा तमिल के अंदर लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें इसको डाल रखा है और ये प्रतिलिपियाँ हैं, ये संग्रह। तो 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख इनमें मिलता है, जिन कड़ियों से इस पत्थर से जुड़े हैं और उन पर राजसी मोहरें भी लगी हुई होती है। वहाँ पर मोहरें भी लगी हुई होती है जो ये बतलाने का कि ये प्रामाणिक दस्तावेज यानी कि राजा की तरफ से, या आप वो करते हैं कि नहीं, प्रामाणिक करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी जो आज आप देखते हैं मोहरें लगवाते हैं। आगे बात करें कि जो भूमि के साथ में उन्हें क्या क्या दिया जाता था उन ब्राह्मणों को, तो उन पर कि ये होता था कि चोलों के द्वारा दी गई कुछ एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है, दिया गया है उसी का अंश है, ठीक है, चोलों के द्वारा। तो इन्होंने क्या दिया, हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है, ताकि उससे क्या होता है कि एक दूसरा अपने एक दूसरे की यानी कि दूसरे की भूमि में नहीं आ सकता।
दूसरे की भूमि को हड़प नहीं सकता। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं लगती थी, फलदार वृक्ष हुआ, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, वो भी चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली, यानी कि टोटली मिलाकर हो, जलनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें, यानी कि सब कुछ उसमें आ जाता था। और उसके बाहर बाउंड्री होती थी जिससे ये भूमि मिलती थी, वो इससे कर वसूली कर सकता था। भाई इसमें देखिए पेड़ हैं तो वहाँ पर भी वो वसूलता था, हर प्रकार से कर वो वसूलता था जिसको ये भूमि मिलती थी। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता था, और पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुनी हुई कपड़ों पर लगने वाला कर, यानी कि जितना वो कोशिश जितना कर वसूल सकता था वो वसूलते थे। साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा ले सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, और पेड़ और जो कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो कि तो सिंचाई की नहरें तक बनवा सकता है। इतनी उसको ये थी कि टोटली उसी को उसका मालिक बना दिया जाता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। अब कौन सा, जिसमें क्या लिखा गया है कि जो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का एक इतिहास दर्ज है। तो ये इतना है नहीं। अब कलाहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कौन सा, जिसमें कलाहण के जो लिखा उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा था, कश्मीर के जो शासन करने वाले राजाओं का इतिहास। कलाहण ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो ये एक असाधारण सा माना जाता है, 12वीं सदी के लिए एक असाधारण सा होता है। धन के लिए युद्ध, देखिए यदि आपने देखा होगा तो प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, और वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करता। भाई अपना तो है ही, उससे पेट नहीं भरता, चलो भाई पड़ोसी पर भी हमला कर देते हैं। अब एक विशेष वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, और गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। अब भाई गुर्जर प्रतिहार कहेंगे हम करें राज, और राष्ट्रकूट की हम, और पाल की हम। अब ये लंबी लड़ाई लड़े तीनों पक्ष थे, तो इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया, इसकी जो चर्चा है वो किसके रूप में किया, त्रिपक्षीय संघर्ष। चाल हुए, राष्ट्रकूट हुए, और क्या नाम से पाल हुए, और गुर्जर प्रतिहार हुए। तो तीनों को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। जिसे यदि अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने को मिलेगा, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जैसे अभी राजनेता करते हैं कि नहीं, भाई आपने इतना काम किया तो दूसरा क्या करेगा, उससे बढ़ चढ़ कर करेगा। तो इससे वो आक्रमण भी करते रहते थे एक दूसरे पर, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बना लेते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, बहुत संपन्न होते थे, तो इस प्रकार से वो करते रहते थे। अब यदि बात करें तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था जो ऐसे करता था, जो कि 1997 से 1030 तक शासन किया। देखिए कितने 33 साल। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों ईरान में किया सुल्तान महमूद ने। उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका काम ये रहता है साल भर में करना तो करना ही है। उसका निशाना क्या होते थे, संपन्न मंदिर हुए जिसमें धन खजाना हो, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था सुल्तान मोहम्मद के निशाने पर। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो भी वो करते थे तो एक राजधानी उन्होंने बनवाई, वहाँ पर हुआ। सुल्तान का मतलब होता है, एक अरबी शब्द ये है जिसका मतलब होता है शासक, ठीक है, शासक। सुल्तान मोहम्मद ने अपने द्वारा जो जीते गए लोगों के बारे में भी कहीं बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसने? सुल्तान महमूद ने। और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, याद रखिएगा, विद्वान अल बेरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। कौन? चौहान। और उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, तो उन्होंने गुजरात और गुजरात के जो चालुक्य उनसे, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी भाई। अब चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। याद रखिएगा, चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, और उसके बाद में 1192 में वो खुद हार गया था, और फिर इनकी कहानी भी खत्म हो गई थी पृथ्वीराज तृतीय। चलिए एक नज़र आप चोल राज्य पर डाल सकते हैं। दिख रहा है? चालुक्य विक्रमादित्य फोर्थ के अंतर्गत कौन सा था? कल्याणी। ठीक है, फिर ये एक अलग अलग कलर में दिखा गया है। ठीक है, देखिए, चोल हुआ, कोची हुआ, पेनार नदी, कावेरी नदी, उरेई, मदुरई, पांडेन। परिवर्तनशील सीमाएं कौन सी थी? ये जो आपको दिख रही है। तो ये एक कलर वाला अलग हो गया और इसके बाहर वाला एक हो गया, अलग हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आए? अब भाई चोल आए कैसे सत्ता में? कावेरी डेल्टा के मुठ्ठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, और कांचीपुरम के जो पल्लव राजाओं के महात थे। अब यदि बात की जाए तो 9वीं शताब्दी के मध्य में मुठ्ठियारों को हराकर इस डेल्टा पर किन्होंने कब्जा किया? चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों के, उरियारों। और वहाँ पे क्या हुआ? तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर और तंजावुर शहर। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, और उसका जो राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। किनका? विजयालय के। और दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके हुए, तो इस राज्य का हिस्सा बन गए कौन से? दक्षिण और उत्तर के पांड्यनों के। राजराज प्रथम हुआ, जो सबसे शक्तिशाली कौन था? चोल शासक माना जाता है, जो कि 985 में राजा बना, राजराज प्रथम। उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, और राजराज के जो पुत्र हुए उनकी बात यहाँ पर देखिए भाई। राजराज प्रथम का पुत्र कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। उनकी बात करते हैं तो उनकी जो नीतियों को जारी रखा। उसने क्या किया? गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया, और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। देखिए क्या कर लिया? जल सेना तक बना ली, जो जल में युद्ध कर सके, जल को पार करने में सक्षम हो। ऐसी भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। आया अलग टॉपिक। चलिए, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए जो तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कारपूर्ण है। किन्होंने बनाया? राजराज और राजेंद्र प्रथम ने। तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम। चोल मंदिर अक्सर अपने जो आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे, और ये क्या थे? शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। इन शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते हैं, और उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहर। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर। ये देखिए, आराम से देखिए, है कि नहीं मस्त? जिसकी छत पर क्रमशः पतली होती गई है, और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है, आप इन सभी को देख सकते हैं। इनमें कुछ चित्र वगैरह
कैसे, यानी कि बढ़िया बनाई गई। ये वो मंदिर है। चलिए आगे बात करते हैं संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। जो कांस्य प्रतिमाएं किनकी थी? चोलों की समय की और उन्हीं की, तो उन्हें उत्कृष्ट माना जाता। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। करसी वसी चाहिए प्रतिमा कांस्य की, आप देख रहे हैं, ये देखिए आप पूरी इसको देखिए, क्या बढ़िया लग रही है नहीं? कितनी सुंदर बनाई हुई, आज भी बड़ी मुश्किल से बनती है ऐसी करसी वर्सी चाहिए। चोलों की कई उपलब्धियां अब उनमें कृषि में हुए कुछ नए विकासों के माध्यम से संभव हुई, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि उनकी जो सिंचाई, चोलों की उपलब्धियों में सिंचाई भी आती है, कृषि आती है। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे तो तमिलनाडु के जो दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं 6वीं सदी में आकर ही इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। ये बहुत से काम करने होते थे और 2 फसलें उगाई जाती थी, आपको पता ही है। जो चित्र आपको दिख रहा था, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा आपको बता दिया है इसके बारे में। तो इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं भी उस समय की बात है। अब आपको एक जल द्वार दिखाते हैं, जो तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदियों की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, अब कैसे? कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कहीं पे पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, जो बारिश का आता था। सरोवर वहाँ पे बना दिए जाते थे। स्मरण रहे, आपको याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती थी। श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई है। क्योंकि भाई आपको खाना है, आपके पास में वो संसाधन है, तो आप उन्हीं संसाधनों को काम में लेंगे कि नहीं? भाई गांव में लोग रहते हैं तो अधिक क्या करते हैं? कृषि करते हैं कि नहीं? बस तो काम बन गया। आगे बात करें साम्राज्य का प्रशासन जो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई और गाँव के जो समूह हुए उनको क्या कहा गया? नाडु। देखिए, किसानों की बस्तियों को उर और गाँव के जो समूह हुए उन्हें नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने वाले और कर वसूलने वाले कई प्रशासकीय कार्य करते थे। नाडु और वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। अब उनमें से जो धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन किसान जो 3 राजाओं को देता था। अरियार प्रधान जैसी उपाधियाँ, देखिए कई बस उनको खुश रखते थे, उनको कुछ ना कुछ उपाधियाँ दे देते थे, ऐसा वहाँ पे चलता रहता था। चलिए थोड़ी सी नज़र और डाल लेते हैं भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी की भूमि। एक तो वेलन वगाई हो गई जो गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी की भूमि हो गई। एक ब्रह्मदेह कौन सी थी? जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। सालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। सालाभोग, अब आप पाठशाला से आप इसको याद कर सकते हैं। देवदान, देखिए देवदान देवताओं का आ गया आपको, तो उसी में क्या था? मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। पल्ली चद्दम आप कर सकते हैं जैन संसाधनों को दान में दी गई भूमि।
तो ये भूमि के प्रकार होते थे वेलन, बगाई, ब्रह्मदेह, सालाभोग, देवदान, पल्लित चद्दम, ऐसे। ठीक है, देखिए हमने देखा वहाँ पर कि अभी ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान व ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ कि नहीं। परिणाम स्वरूप कावेरी घाट और दक्षिण भारत के दूसरे इलाकों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब यदि आप देखेंगे तो ब्रह्मदेव की देखरेख कुछ जो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा द्वारा किया जाता था और वो सही से काम भी करती थी। इसके जो निर्णय हुए शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादन करते थे। चलिए, इतना काम हो गया। आगे है तमिलनाडु। देखिए इसमें जो दक्षिण का हिस्सा ना उसकी अधिक बात आती है कि बहुत इंटरेस्टिंग इलाका रहा है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन आपको मिलेगा कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था और सिंचाई के कामकाज हुए, बाग बगीचे हुए, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तारपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। भाई पता तो होना चाहिए, आज भी लिखते हैं कि नहीं, बस तो वही बात है। मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे उसमें से, और छोटे लड़के को हर समिति के एक बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। क्योंकि आप भी यदि कोई गेम खेलते हैं तो वहाँ पे आता है कि नहीं ऐसा, वही बात है यहाँ पे। तो टिकट निकालने वाला पहले भी खेला जाता था। अब देख लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ पर से भू राजस्व वसूला जा सके। भाई ऐसी बंजर भूमि हो और उसको वहाँ पे बना दे सदस्य, तो वो क्या देगा, कुछ नहीं उसके पास। तो उनके पास अपना घर भी होना चाहिए। उसकी जो उम्र है, देखिए जैसे पहले होते थे वैसे आ जाए। अभी आपको चुनाव लड़ते हैं तो हक नहीं वहाँ पे, तो 35 से 70 वर्ष के बीच वहाँ पर एज फिक्स कर रखा था। वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। बिना वेदों के ज्ञान अच्छा बुरे का, सही गलत का कैसे फैसला कर पाएंगे। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदार उनको होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। भाई कईयों के खाते बकाए चल रहे हैं तो वो अपने सगे संबंधियों के यदि पूरे नहीं करवाएं तो भी वो नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यदि ये जानना खासा मुश्किल है साधारण मर्दों और औरतों का जीवन कैसे रहा होगा। चलिए एक उदाहरण के रूप में अडनूर की सरहदों पर फुस की पुरानी छावनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अट पड़ा पुलाया लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें औंजे किस्म के पैसों से में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरी हुई झोंपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना कोई महत्वपूर्ण ये है नहीं आपके लिए, ठीक है। अब छोटी सी नज़र और डाल लेते हैं। तांग वंश के युग का चीन एक अन्यत्र है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, अच्छी चीज़ है। चीन में तांग राजवंशों के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक, इनकी 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं को ये व्यवस्था किन मायनों में से भिन्न थी, ये आपके लिए एक सवाल है जो आप सोचते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले अध्याय लेकर आएंगे और अच्छे से हम रीडिंग करेंगे
आप ईयरफोन लगा के कहीं पे भी जा रहे हैं तो ईयरफोन लगाइए और पढ़ते रहिए। हर जगह पढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। जय हिंद।